प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th में वैलेंसी संयुक्ता के बारे में जानेंगे। देखिए, जो संयुक्ता शब्द है इसका दो अर्थ होता है। पहला है तत्वों की संयोजन क्षमता। तत्वों की क्षमता को एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यानी इसका मीनिंग संयुक्ता का तत्वों की संयोजन क्षमता, तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अणुओं में परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध, ठीक है। यानी इसमें आपको बताया गया कि जो वैलेंसी शब्द है, वैलेंसी शब्द का दो अर्थ है, ठीक है। दो अर्थ। इसमें पहला इसकी मीनिंग होती है कि इसका मतलब होता है कि तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो उसके अणु में जो परमाणु हैं, वो आपस में जोड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे से बंध बनाने में बाधे रहते हैं, उसके लिए, यानी अणुओं में परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाले बंध से संबंधित बंध के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको किसी तत्व की वैलेंसी निकालना है, ठीक है। सामान्य वैलेंसी की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में यदि वाय कोश में 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस तत्व की वैलेंसी 1 2 और 3 होती है, ठीक है। लेकिन जब उससे अधिक संख्या होगी तो उसकी वैलेंसी 8 - n के बराबर होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, यदि उसका अष्टक पूरा है, अष्टक पूर्ण का मतलब यदि उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट जो है, उसका अष्टक जो है पूर्ण है, ठीक है। जब उसका अष्टक पूर्ण होता है तो उसे हम ये कहते हैं कि इसका अष्टक पूरा है, तो उसकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम देते हैं सोडियम को लिए, सोडियम 11, ठीक है। यदि कोई ये पूछे आपसे कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। देखिए ये आयतन कोश है, ठीक, इसमें ये 2 है, ठीक है। ये कितना है, दूसरा कोश है 8 है और ये 1 है। तो आपको ये बताया गया कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, और उसके वायतन कोश में यदि 1 2 3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसकी वैलेंसी क्रमशः 1 2 और 3 होती है, ठीक है। लेकिन जब उससे अधिक आता है
उससे अधिक आएगा तो उसकी वैलेंसी 8 माइनस n के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 8 हो गया। ठीक है, 2 और 6। अब ध्यान दीजिए, अब इसके वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताया गया कि यदि वाई कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी उसकी संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 होती है, और यदि उससे अधिक होती है तो 8 माइनस n के बराबर होगी। यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? यानी इसकी वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस n के बराबर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? ये इक्वल टू 8 माइनस n कितना है? वाई कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, यानी 6 है तो ये जाएगा 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं नियान को। ठीक है, नियान में कितना होता है? 10। ठीक है, इसका करते हैं 2 और 8। 2 और 8 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। 0 क्यों होगी? अभी आपको बताया गया है यदि किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यदि उसके वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो जब 8 आ जाएगा तो उसे क्या करेंगे कि इसका अष्टक पूरा है, ये स्टेबल है, पूर्ण है। ठीक है, जब इसका अष्टक पूर्ण है तो यह किससे क्रिया नहीं करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको बताया गया कि वैलेंसी का मतलब क्या है? तत्वों की संयोजन क्षमता को एक पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसकी संयोजन क्षमता क्या है? 0 है। ठीक है, और इसकी कितनी है? 1 है, और इसकी कितनी है? 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वैलेंसी की इस तरह वैलेंसी निकालते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि वाई कोष में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाई कोष में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता होती है। आपको एक नियम बता दिया गया, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किस तत्व का, उसके बाद कोष में 1 आता है तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई, उसके बाद कोष में 2 आता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो गई, उसके बाद कोष में 3 आता है तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। और जब उससे अधिक होगी, यानी वाई कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब उससे अधिक हो जाएगी तो उसकी वैलेंसी 8 माइनस n के बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, हाँ, अब फिर आपको बताया है कि यदि, ठीक है, किसी तत्व के वाई कोष में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह संख्या उसकी वैलेंसी होती है। जैसे यह एक तरीका है आपको निकालने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा बता रहे हैं कि वाई कोष में, यानी वाई कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है वैलेंसी, उसी का ये संयोजकता। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम का है, यहाँ पर सोडियम का दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। तो सोडियम है, ये इसके बाद उसमें कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही है तो अनपेयर्ड है। ठीक है, इसका पेयर बनेगा ही नहीं, तो इसके बाद उसमें 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वाई कोष में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बताया गया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही कहलाती है उसकी वैलेंसी। अब देखिए इसका किस तरह देखते हैं। जैसे मान लीजिए O8 है, ठीक है, 8 है, इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब देखते हैं यस में कितना कक्षक, एक होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं, 2 बने हैं, एक ऊपर बनेंगे एक नीचे बनेंगे। 1s का है, ये 2s में यस में कितना होता है, एक होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, अब देखिए अगर p कोष आ गया तो p में कितने कक्षक हो जाएंगे, p में होते हैं 3, p में 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले सभी घरों में एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचता है तो बाद में हम उसको पेयर के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3। देखिए 3 खर्च कर दिए, 3 खर्च कर दिए। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसका पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर बन गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये भी पेयर के रूप में है, ये भी पेयर के रूप में है और इसलिए ये पेयर के रूप में है। ठीक है, ये पेयर के रूप में है और ये दोनों अनपेयर्ड है। ठीक है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 1 और 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर है, ये O का है, O को बना रहे हैं। अब O के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, अब देखिए 6 में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक जो है एटम के पास 4 होता है। एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। अभी कितना बचा, अभी बचा 2, 4 को रख दिया है तो 2 बचा। तो 2 मान लीजिए किसी के साथ, ये किसके साथ रख देते हैं, किसके साथ, तो ये क्या हो गया, ये पेयर के रूप में हो गया, ये और ये पेयर के रूप में हो गया और ये दोनों अनपेयर्ड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इसकी वैलेंसी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है N। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। यह है 2 और 5, 2 और 5, यानी ये होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखिए पहले बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में तो उसकी वैलेंसी 1, यदि 2 है तो उसकी वैलेंसी 2, यदि 3 है तो उसकी वैलेंसी 3, और यदि उससे अधिक है तो क्या होगा, 8 माइनस n के बराबर होगा। यानी इसकी वैलेंसी बराबर हो गया 8 माइनस n। जो n है वो बाहरी कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो गया। यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसकी वैलेंसी n की वैलेंसी 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब फिर ये बताया गया आपको कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यस में एक घर बनता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर होगा एक नीचे हो गया। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ये 2s का है, यस में एक घर बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। अब देखिए यहाँ पर p है, p में कितना कैसे बनता है, p में 3 होता है, p में 3। ठीक है, 3 बन गया। अब देखिए 3 में p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी घर में एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे और यदि उसके पास बचेगा तो क्या करते हैं,
उसका हम जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। मान लीजिए इसमें हम भर दिए 3 ही, अब मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसमें 3 है, 3 भर दिया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो तीनों है उसमें किसी का पेयर नहीं बना है, ठीक है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 3। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो गई तो वैलेंसी कितना हो गई इसकी? 3 हो गई। यानी ये तीनों क्या है? तीनों हो गया, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 हो गया। अतः इसकी वैलेंसी इक्वल टू कितना हो गया? वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए, देख लेते हैं इसमें स्ट्रक्चर में n का है, ये मान लीजिए n है, ठीक है, n का है, ठीक है। अब देखिए n के बाद क्वेश्चन कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मैं सबसे पहले बताया कि 4 होते हैं, सभी एटम के पास 4 होते हैं, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ 2, एक 3, एक 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया। अब यदि इलेक्ट्रॉन है तो हम जोड़ा बनाएंगे, नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा। देखिए हमने कितना भर दिया? 4 जो है 4 तो देंगे सबको, 4 दे दिया, अभी 1 बचा है, ठीक है, 1 बचा है, तो मान लीजिए हम इसको दे देते हैं। यानी यह किस रूप में हो गया? यह हो गया पेयर के रूप में, ठीक है, पेयर के रूप में। और ये क्या है? ये तीनों जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तीनों, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है। तो ये जो है वैलेंसी निकालने का तरीका है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से बताया गया, ठीक है, फिर इस तरह से बताया गया, आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए आगे की बात। यानी आपको शुरू में बताया गया है कि वैलेंसी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इसके 2 अर्थ बताए गए हैं। 2 अर्थ में बताया गया, पहला अर्थ कि तत्वों की संयोजन क्षमता है जिसको हम किसी एक पूर्ण संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तत्वों की संयोजन क्षमता जिसको हम एक पूर्ण संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो अणु में जो परमाणु हैं वे एक दूसरे से किसी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, वे बंधे हुए आपस में। अणु में जो परमाणु हैं वे जो है वे आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। इससे 2 बातों की जानकारी चलती है हमको, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बैलेंसी, संयोजकता के बैलेंसी के बारे में आपको कुछ मतलब कि नॉर्मल चीजें बता दिया गया, ठीक है, डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं संयोजी कोष, ठीक है, वैलेंस सेल, ठीक है। संयोजी कोष की करते हैं, यानी जो वाय कोष होता है, वाय कोष जो होता है वह कहलाता है संयोजी कोष, ठीक है। और जो वाय कोष में, जो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब धीरे धीरे मैं आपको आधुनिक संकल्पना की तरफ ले चलूंगा। ठीक है, तो आधुनिक संकल्पना यानी आधुनिक वैलेंसी की आधुनिक संकल्पना। ठीक है, आधुनिक संकल्पना क्या कहती है? ये बताया गया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर y कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी y कोश में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, तो उसका क्या कहेंगे? उसका जो है अष्टक ऑक्टेट कहेंगे कि उसका ऑक्टेट जो है पूर्ण है, उसका अष्टक जो है पूरा है। और जिसका अष्टक पूरा होगा उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? उसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता होती है कितना? 0 यानी 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए अक्रिय गैस को लेते हैं, अक्रिय गैस में हीलियम है, हीलियम He, ठीक है, ये 2 होता है। ठीक है, He2 है, तो ध्यान दीजिए इसके y कोश में भी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब पहला कोश, जब फर्स्ट कोश अंतिम कोश होता है, जब फर्स्ट कोश के बाद कोई कोश नहीं है, तो जब फर्स्ट कोश के बाद कोई कोश नहीं रहता है और यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। यह एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। तो इसमें एक कोश है, ठीक है, एक कोश बनेगा, एक कोश में पहले कोश में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, 2 हमने दे दिया इसको। अब इसके बाद कोई कोश नहीं है, तो यह व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था मानी जाती है। यानी यह भी क्या है? यह भी इसका भी अष्टक पूरा है। जब अष्टक पूर्ण होता है तो उसे कहते हैं अक्रिय, इनर्ट गैस। अक्रिय यानी इसमें क्रिया नहीं करनी चाहते हैं, क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 0 यानी 0। ठीक है, ये आधुनिक संकल्पना के अनुसार है, 0 हो गई। यानी जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम को छोड़ करके सबके y कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और सबका जो है जो अक्रिय गैस तत्व है उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि इसमें कोई संयोजन क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जिसके y कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे? वे तत्व संयोग करके, ठीक है, वे तत्व संयोग करके अपने निकटतम जो उसके निकट अक्रिय गैस है उसकी अस्थायी व्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका अष्टक जो है अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, Na11, ये कितना होता है? 2, 8 और 1। अब देखिए 2, 8 और 1 है, तो इसमें जो y कोश है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यह क्या प्रयास करेगा? यह प्रयास करेगा कि हम जो है किसी से काम करके, किसी से क्रिया करके क्या करें? जो उसके निकटतम अस्थायी गैस है उसको हम प्राप्त कर लें। तो जब यह अपना अष्टक पूरा करता है, जब यह अपना अष्टक पूरा करेगा तो इसके निकट क्या है? नियान है, इसका 10 होता है, यानी यह नियान बनने का प्रयास करेगा कि हमें कोई बार फिर काम न करना पड़े। ठीक है, हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोगों में भी है, ठीक है, हम लोगों में भी ऐसा है। ठीक है, हम भी कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, कोई अच्छी सर्विस हो, अच्छा घर हो, तो आदमी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी क्या होता है? प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं ये भी जो है अपने अंदर टेंडेंसी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, अपनी प्रवृत्ति रखते हैं कि हम भी
क्या हो जाए, हम भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो जो अक्रिय जो स्टेबल है, जो अक्रिय जैसे अस्थाई है, तो जो उसके निकट तत्व है वो जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, 2 8 1 है, ये 10 के निकट है, एक अधिक है इसके पास। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक निकाल देगा, किसी परिस्थिति में यह एक निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, 2 8 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान बन जाएगा। ठीक है, यानी ये भी क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसमें दूसरी बात बताई गई, दूसरी बात, हाँ, तो जब अपना अष्टक जो तत्व है, जब अपना अष्टक पूरा करते हैं, ठीक है, अपना अष्टक पूरा करते हैं, तो वहां पर क्या होता है बताया गया। दूसरी बात इसकी, उसका मीनिंग बताया गया। पहला क्या बताया गया, ठीक है, पहला यह बताया गया कि उसकी संयोजन क्षमता है, तत्व की संयोजन क्षमता होगी जिसको हम किसी पूर्ण संख्या द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम है तो क्या है, इसको हम 1, ठीक है, ये जो है क्या करेगा, किससे संयोग करेगा, या ये भी कोई काम करेगा। ठीक है, जो करना होगा वही करेगा, इधर कोई काम नहीं करेगा, तो इसकी टेंडेंसी है, इसकी क्षमता है। ठीक है, तो पहले इस टेंडेंसी का मतलब बताया गया कि तत्वों की संयोजन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब ये अपना अस्थायी विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अस्थायी विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, वहां पर बंध बनते हैं, बंध बनते हैं और बिगड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मुख्य रूप से 2 बंधन बनते हैं, वहां पर मुख्य रूप से 2 बनते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 2 से ज्यादा हैं। तो पहला होता है, पहला जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन 2 बातों से बनता है मुख्य रूप से। ठीक है, इससे अधिक नहीं है, लेकिन मुख्य 2 बातें हैं। यानी वहां पर क्या होता है, जो परमाणु है, जो परमाणु है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके, ठीक है, वे अपनी अस्थायी व्यवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो परमाणु है, वे आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, यानी वो साझेदारी करके अपने नजदीक जो अक्रिय गैस है उसको प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह काम करने में वहां बंध बनता है। ठीक है, बॉन्ड बनता है, परमाणुओं के मध्य बंध बनता है। तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से, ठीक है, यानी लेन देन का मतलब स्थानांतरण। ठीक है, लेन देन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, एक देगा और क्या करेगा, दूसरा उसको देगा। ठीक है, अब देखिए, तो जब स्थानांतरण होता है तो वहां पर जो बंध बनता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और जब परमाणुओं के मध्य आपस में साझेदारी होती है तो उससे जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब दोनों को हम पढ़ेंगे, फिर इसे समझ में आएगा को हम निकालेंगे। ठीक है, ये देखेंगे कि कब जो है वैद्युत संयोजी बंध बनेगा, कब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन स्थानांतरण होगा और कब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिए।
वैलेंसी के बारे में बताया गया कि यह जो है शब्द ऐसा शब्द है जो अपने अंदर दो अर्थ को रखता है, ठीक है, दो अर्थ को रखता है। उसमें एक पहला बताया गया कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है फर्स्ट में बताया गया कि इसमें तत्वों की संयोग क्षमता, यानी तत्वों की संयोग क्षमता को एक पूर्ण संख्या द्वारा हम व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी जितनी क्षमता है, कोई भी तत्व है तो उसकी जितनी क्षमता है संयोग करने की, उसको क्या करेंगे हम एक पूर्ण संख्या द्वारा बता देंगे, व्यक्त कर देंगे, वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगी उसकी वैलेंसी, ठीक है। और दूसरा बताया गया उसमें क्या होता है, वो परमाणुओं जो अणु है, उसके अणु में परमाणु है, ठीक है, परमाणु है, और जो परमाणु है वो किसी बंध द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है, जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वे रासायनिक बंध द्वारा क्या है, बंधे हुए हैं, ठीक है। उसके बारे में हम ये मतलब कि ये शब्द जो है ये दो मीनिंग रखता है, ठीक है। आपको यह बताया गया यदि नॉर्मल रूप से हमको वैलेंसी निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, यानी ये बताया गया आपको मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार बताया गया, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आधार बताया गया, ठीक है, सब आप ध्यान रखेंगे। फिर ये बताया गया आपको कि अस्थायी क्या होता है, अस्थायी क्या होता है, ठीक है। अस्थायी का मतलब उसका अष्टक पूर्ण हो, ठीक है, उसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, किसको, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वह एक अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि उसके पास केवल एक कोष है, फर्स्ट कोष है, ठीक है। यदि पहला कोष अंतिम कोष है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो वह एक अस्थायी व्यवस्था होती है, तो इसलिए क्या है वो मतलब अस्थायी व्यवस्था है, ठीक है। इस तरह आपको बताया गया। फिर ये बताया गया कि जो अणुओं के बीच जो परमाणु है, ठीक है, तो जो उनके बीच जो संबंध है तो अस्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे। जो अष्टक, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, तो जब अस्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ठीक है, ये 2 मुख्य हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो उस समय कोई बंध बनेगा, वहां पे कोई बंध किसी बंध द्वारा बनेंगे, और जिस बंध द्वारा बनेंगे उस समय उस बंध को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो वहां तब भी वहां क्या होगा, कुछ बंध बनेगा, और जो बंध वहां बनता है उसे कहेंगे सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ कंडीशंस है कि कब जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, कब जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इसका मतलब कि कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। उस कंडीशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ेंगे। आपको जो बताया गया है आप वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार में वीडियो समझ नहीं आती है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर उसके बाद जो आपके पास पढ़ने की सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, उसको पढ़ें, बात को समझें और नोट बनाएं, ठीक है, और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को हल करें। धन्यवाद।